आदमी जो जानता है उसे ज्यों की त्यों कहना बड़ा मुश्किल है। सौंदर्य को कैसे कहा जा सकता है? सौंदर्य को सब लोग जानते हैं। सौंदर्य सुकून देता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस अच्छे को शब्द कैसे दे पाए जा सकते हैं? शब्दों में बांधते ही सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो सदा ही निशब्द रहता है। अभी आपने देखा कि ये बच्चा बोल रहा था कैलाश, ये जिस सौंदर्य को जानता है ये बार बार कोशिश कर रहा था कहने की। कुछ इसके अंदर ऐसा है भरा हुआ, कुछ ऐसा जाना है इस लड़के ने जिसे जोर लगा के कोशिश करके कहना चाह रहा था आपसे, लेकिन कह ही नहीं पा रहा था। इसकी कोशिश को देखो, ये क्या कहना चाह रहा है। एक साधारण सा भी कोई आदमी यदि बैठ जाए तो वो इतना कुछ बोल सकता है घंटों। तुम्हें मंच पे आके कितना कुछ सुना सकता है, कुछ भी इर्द गिर्द का लेकर के सुना देगा। और जिसमें तो ये एक प्रधानाचार्य है, स्कूल का प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य के पास तो बहुत सारे शब्द होते हैं, बच्चों को पढ़ाता है, कितने अध्यापकों को अपने कंट्रोल में रखता है। वो यदि मंच पे चढ़ जाए तो घंटों तो वैसे ही बोल जाए। लेकिन इतना जानने के बाद भी, संसार के शब्दों को इतना इकट्ठा करने के बाद भी वो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ये देखो कि क्या है जो उससे बोलने में नहीं आ रहा है, ये देखने की बात है। कौन सी चीज जानी इसने कि कितनी कोशिश के बाद भी वो बोल नहीं पा रहा। कोई और सौंदर्य है बेटा, जिस प्रकृति को आप जानते हो, ये प्रकृति मन के अंतर्गत आती है, इसके बारे में ही नहीं बोला जा सकता। एक कोई और प्रकृति है जो आत्मा के क्षेत्र में आती है, उसे बोलना तो बिल्कुल ही असंभव है। जितने भी जानकार लोगों ने उसके बारे में बोला है ना, वो बस इधर उधर से उठा के बोल दिया है, उसे नहीं बोला जा सकता है। उसकी तो महक को उसके जानकार व्यक्ति के पास बैठ के लिया जा सकता है, बस एक ही उपचार है और दूसरा कोई उपचार नहीं। उसके पास बैठ के उसकी खुशबू को लिया जा सकता है। और जब भी तुम यदि पूरी तरह से होश में हो तो संभव हो सकता है, और यदि तुम एब्सेंट माइंड में बैठे हो उसके पास में तो वो खुशबू भी चली जाएगी। तुम देखो कभी अभी मैं तुमसे कहूँ कि अरे तुम्हें क्या खुशबू आ रही है, तो तुमको खुशबू की तरफ ध्यान जाएगा, तो कोई खुशबू यदि आ रही होगी तो पता लगेगा हाँ खुशबू आ रही है। और यदि तुम किसी टेंशन तनाव में बैठे हो तो खुशबू तुम्हारे सामने से गुजर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा खुशबू आई है। तो खुशबू को लेने के लिए थोड़ा हमें अलर्ट रहना जरूरी है, थोड़ा होश साधना जरूरी है, तभी हमें खुशबू आएगी। तुम कितने ही आनंद में बैठे हो, यहाँ धूप भी लगी है, फूल भी खिले हैं, वो धूप भी निकल रही, कितनी ठंड है, कितना अच्छा माहौल है, और तुम एब्सेंट माइंड में हो, तुम इस समय तुम प्रेजेंट में नहीं हो, तो ये सब हो जाएगा, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, सब हो जाता है। तो तुम यदि किसी प्रज्ञा पुरुष के पास बैठो और तुम प्रेजेंट माइंड में बैठो, होश में बैठो, तो तुम्हें उसकी जो सुगंध है ना वो छूने लगती है। और तुम जब उस सुगंध के संपर्क में आते हो तो तुमको कुछ अटपटा लगने लगेगा कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग है। उसके साथ चलो बेटा, यही साधना है। उसके साथ, ये क्रियाओं से कुछ नहीं होता है, उसके साथ चलो। ये कैलाश, ये लड़के के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि शुरू में जब मुझसे मिला, मैंने इसको बचपन में पढ़ाया था, छोटा था जब, मैं बचपन से जानता हूँ, मैंने इसे पढ़ाया था, तो उस समय की इसकी एक जानकारी थी। फिर इसके बाद में ये लड़का
बड़ा हुआ और ये पढ़ लिख के ये टीचर अध्यापक बन गया। तो अब जब आदमी रोजगार से लगता है, नौकरी वोकरी लग जाए तो थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। तो इसको भी वैसा ही हुआ, जैसे संसार में तो रहता ही था। तो थोड़ा, तो मुझे ये बरसों बाद जब इतना सा था तो पूरा हो गया, शादी वादी भी शायद हो गई थी इसकी, हो गई थी कि शादी उस समय, हाँ शादी हो गई थी। तो ये मुझे एक बस में मिला, मैं भी जा रहा था, तो एक सीट पे बैठा था। सीट में पूरी, मतलब बस में पूरी भीड़ भाड़ थी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, पर इसके बगल वाली सीट पे कोई नहीं बैठ रहा था। वो खाली पड़ी थी, संयोग था खाली पड़ी रह गई। किसी ने सोचा होगा कोई आ रहा है कि पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, वो खाली पड़ी थी। मैं जैसे बस में चढ़ा तो मैंने देखा इसकी बगल वाली सीट खाली पड़ी है, तो मैं बैठ जाता हूँ जाके। तो इतनी भीड़ में वो खाली जगह थी कि मैं बैठ गया जाके। मैंने कहा कैलाश तुम मुझे पहचानते हो क्या? तो ऐसे देखे मेरी तरफ घमंड में कि हाँ हाँ जानता हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, जानते हो तो बचपन में पढ़ाया था मैंने तुम्हें। हाँ पढ़ाया था मास्टर जी, आपने मुझे पढ़ाया था, मतलब बात करने का एक एटीट्यूड था। हाँ हाँ पढ़ाया था आप। अब मैंने कहा भाई ठीक है। अब ये बातें ऐसी, मैं ही आगे से चलाता था, ये तो बस जैसे अधिकारी लोग छोटे बस में बात करते हैं ना लिमिटेड, वैसे करता था। तो मैं ही करता था आगे से, वो छेड़ता था तो छेड़ता था। तो मैंने कि भाई कब लगी नौकरी तुम्हारी, तुमने कब बीएड करी, तुम अब कहाँ पे पोस्टिंग है तुम्हारी, कितने दिनों से यहाँ हो। तो मैं ही करता था, तो लिमिटेड उत्तर, हाँ इतने दिन से यहाँ हूँ, चलता है। फिर बातों बातों में कुछ और राग छिड़ गया है। तो इसके क्या, शरीर में देवी आती थी, देवी सात्विक थी, और ये नवरात्र वगैरह में से लोग इलाज करवाने भी आते थे। वैसे देवियाँ नहीं थी। वैसे एक बात बता दूँ, देवी शरीर में नहीं आ सकती हैं, वो तो अब क्या आती थी वो जाने। बाकी देवी कोई चीज़ अलग है, उसको मैं कभी विस्तार से अलग बताऊंगा। तो जो ये जानता था उतना ही बताता हूँ मैं। बोलता था कि देवी आती है, तो वो सात्विक रूह थी, कोई सच्ची रूह थी, तो वो आती। तो बातें चलने लगी, तो मैंने कुछ बात की तो मेरी बातों को काटने लगा। बोले कि आप देवी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, देवी तो बहुत बड़ी होती है। देवी ने तो जितना बोल सकता था देवी के बारे में। मैंने कि भाई उससे आगे भी तो कुछ हो सकता है, कि देवी कोई लास्ट स्टेज आ गई कि देवी के आगे कुछ नहीं हो सकता। जितना तू जानता है देवी को, बस उतने तक ही थोड़ी दुनिया सीमित हो गई है। अरे भाई कोई उससे आगे भी चीज़ है। फिर ये थोड़ा सा सदने लगा, बोला कि क्या हो सकता है उससे आगे, देवी सब कुछ है, मेरी इष्ट है। तो अपने इष्ट से ज़्यादा वो आदमी कुछ मानता भी नहीं। चलो खैर थोड़ी बहुत वार्ता हुई इसकी, तो इसका स्टॉपेज आया। तो मेरी तरफ तो नमस्कार भी नहीं की, उधर ही देख के उतर गया सीधे। अपने आप को बड़ा समझता था ना, तो उतर गया नीचे। पर नीचे मैं खिड़की में झांक के देखता था कि भाई मेरी तरफ अब भी देख ले तो मैं इसी से खुश हो जाऊंगा भाई। तो नहीं देखा इसने, बस आगे निकल गई। और ये लेकिन मेरे साथ में जो और लोग थे मेरे प्रेमी, मैंने उनसे कहा कि देखो एक लड़का था, मैंने बचपन में पढ़ाया था उसे, वो मेरे पास दोबारा आएगा अब चल के, ये मैंने कह दिया था उनसे। मेरे से मिलने के बाद इसको कौतूहल लग गया, और इस तरह का लगा कि मैं दोबारा मिलूं। तो प्रेम भी तो खींचता है ना आदमी को, तो मेरा तो प्रेम था ना इससे, इसका नहीं रहा होगा, मेरा तो लग रहा था ना। तो ये जो है 10-5 दिन, 2-4 दिन ही गुजरे होंगे। इस सैटरडे को तो तू आ जाता था शायद है, हाँ तो 2-4-5-7 दिन बाद ही आ गया। तो ये घूमता घामता, मैं एक किराए के मकान पर रहता था पहले, घर से अलग हो गया था। और घर से मैं निकल गया था इजाज़त लेके कि भाई देखो मुझे सेवा में निकलना है, तो तुम मेरा पीछा नहीं करना। तो घर वालों की इजाज़त से निकला हूँ बेटा, मैं ऐसे नहीं निकला घर छोड़ के भगोड़ों की तरह भाग गया हूँ, जिम्मेदारियों को छोड़ दिया हो कि चलो सेवा करने चलें, ऐसा नहीं था। पूरी जिम्मेदारियां निभा के सेवा करके, और उनसे कह दिया था भाई देखो अब हमारे जो हिस्से की सेवा थी हमने पूरी कर दी है, तो अब हम चलें। तो वो निकल गया मैं घर से। तो उस समय जैसे ही निकला था, तो हमारे घर वाले तो ये सोचते थे कि अरे भाई ये निकल रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई मकान नहीं, कहाँ रहेगा ये जाके। तो ये तो सोचने का काम ही नहीं था कि मैं कहाँ रहूँगा। ये तो आगे पीछे की तो मेरे दिमाग में कभी आती नहीं थी। बस सोचता था अब चलना है तो चल दिए, बस क्या होगा वो आग जब की जब देखेंगे।
ये नहीं सोचता था पूरा इंतजाम करके चलना कि जब निकलना है तो पूरा टेची लेके निकले या घर पे लवादा लेके निकले, पैसा लेके निकले। ये तो बहुत कुछ आयोजन करके निकलना होता है। वो कोई निकलना होता है कोई, बस कदम निकल गया, बस चले गए, इतना ही था, बस इससे ज़्यादा नहीं था। तो वो मैं चला गया। तो इस तरह से कहानी, तो वो मेरी कहानी लंबी है, मैं इसी की सुनाऊं पहले। वो मैं फिर ये मेरे पास आया और शाम का वक्त था, दरवाज़ा खटखटाया कि जाने खुला था दरवाज़ा, तो आया। मैंने कि कैलाश आज कैसे इधर? तो बोले नहीं, मैं इधर से जा रहा था। अहंकार वाली भाषा थी ना, क्यों ऐसे कह दे मैं तुम्हारे पास आया था तो थोड़ा अहंकार को नीचे झुकना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा ऊंचा रहता है अहंकार। नहीं, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने आपको देखा, तो मैंने सोचा आपने मुझे पढ़ाया है तो थोड़ा नमस्कार कर चलूँ। अब मैंने सोचा कि जब बस में तो इसने मुझे नमस्कार नहीं की, यहाँ नमस्कार करने के लिए आ रहा है कर कमरे में। तो चलो मैं समझ गया, मैंने क्या अहंकार से घिरा हुआ है लड़का अभी। फिर बैठा मेरे पास। मैंने चले जाना यार, बैठ जाओ थोड़ी देर, चले जाना। फिर थोड़ी बातें चली। अब बातों बातों में फिर और बातें ये करने लगी। तो इसके तो प्रश्न जो थे, तो अर्जुन के से प्रश्न थे, इसके पढ़ा लिखा तो था ही। अर्जुन प्रश्न करता था, ऐसे ये करता था क्वेश्चन, तो ऊंचे क्वेश्चन थे। मतलब शुरुआत ऊंचाई से होती थी, क्योंकि अहंकार नीचे से चालू नहीं करता किसी चीज़ को, अहंकार ऊंचाई से चालू करता है। क्योंकि अगला जाने भी तो सही कि कोई क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये क्या कि आत्मा क्या है, नहीं नहीं, वो तो सीधे किस तरह से हम, वो लंबा क्वेश्चन। तो अब वो जो है प्रश्न पूछा, तो उसका जवाब मैंने सहज रूप से दिया। तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करता था ये लड़का, काफ़ी क्वेश्चन करता, ये है तो ऐसे कैसे, ये है तो ऐसे कैसे, वो है तो ऐसे कैसे। जवाब मैं सहज रूप से दिया करता था। तो इसको ताज्जुब होता था कि हर प्रश्न का जवाब और मैं साधारण शब्दों में देता था, ना उसमें परमात्मा आता था ना आत्मा आता था। मैं लाता भी नहीं था परमात्मा को घसीट के बीच में, उसको क्या तकलीफ देनी, जिस उसका काम वही करता है, नुमाइंदा ही कर दे तो मालिक को क्या बुलाना है। तो उसको तो लाता ही नहीं था परमात्मा आत्मा को, तो मैं खुद ही अपने जवाब देता रहता था। तो ये फिर दूसरे दिन फिर आता, फिर क्वेश्चन करता, इस तरह से प्रश्नों के जवाब देता रहता। लेकिन ये फिर कहता कि आप मेरे प्रश्नों का जो जवाब देते हो, सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हो, तो आप किसी को समझते नहीं कुछ भी, ना तो मेरी जो देवी आती है उसको समझते हो, ना किसी की मैं कोई भगवान की बात करता हूँ कोई सी, उसको आप कुछ नहीं समझते, और आप तो हवा में उड़ा देते हो उनको और अपनी बातें ही रखते हो। अरे मैंने कि यार वो अपनी जगह है, वो होंगे कुछ होंगे जो। तो कह के आप जब इतनी बात करते हो तो इस किराए के मकान में क्यों रहते हो, आपके पास तो सोचो वो ही हो जाना चाहिए। मैंने कि यार ये कबीरदास जी से तो सीनियर ही हूँ ना, रैदास है, कबीर है, वो तो झोपड़ी में ज़िंदगी निकाल दी बेचारों ने यार। कबीरदास झोपड़ी में निकल गई उनकी ज़िंदगी, रैदास बेचारे झोपड़ी में निकले, है ना। घर बार उनका, बुद्ध का घर छूट गया, कम से कम पक्के मकान में तो हूँ, किराए, और उससे तो क्या मतलब है यार इन बातों से। ये नादान था ना, अहंकार में जो भी क्वेश्चन फूटते थे वो करता ही था ये भाई तो छोड़ इन बातों को तुम, तो ये क्यों किराए के मकान में क्यों रहते हो, तुम्हारे पास तो सोचो जो ही कुछ हो जाना चाहिए। तो क्या सोच सकता हूँ मैं मन के, मैं महलों में रहूँ तो कुछ अलग हो जाऊँगा क्या, ये शरीर बदलेगा, शरीर तो यही रहेगा। झोंपड़ी में रहूँगा तो ये शरीर यही रहेगा। तुझे मुझसे शरीर से मतलब है या इन पत्थरों से मतलब है यार, इन पत्थरों को बीच में लाता क्यों, मैं भगवान को बीच में नहीं ला रहा, तू पत्थरों को बीच में ला रहा है। तो मतलब मेरी बातों में परमात्मा जैसे शब्द भी नहीं निकल रहा, आत्मा जैसे शब्द नहीं निकल रहा, और तू पत्थरों को बीच में ला के मेरी कहाँ बैठा रहा है, तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर इसकी परीक्षा लेता था मैं, कई बार होता था कि यार ये सोचता था इतनी बातों का जवाब देते हैं तो बात तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो है। तो कहता बात तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। मैं चलो भाई, थोड़ा बहुत तो उंगली टेकने को जगह तेरे अंदर पैदा हुई मेरे बारे में, तो धीरे धीरे लाता था इसको खींच के कि चलो उंगली खींच टेकने को जगह में कुछ ना कुछ तो है, चलो ठीक है। जैसे ही ये मेरे ऊपर भरोसा करता था तो मैं एक फिर कंकड़ी फेंक देता था।